सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था किसी सिया ने लेंसे से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसका किडनैप भी हो चुका था और 12 साल बाद जब लेंसे ने उसे देखा था तो वो वैन क्लैन की तरफ से फाइट कर रही थी। वो तो वैन क्लैन के 3 मुख्य कमांडर में से एक थी और वो लेंसन से बैटल कर रहे थे। दोनों की तलवार आपस में टकरा रही थी। सिया जिसे जीतने का बहुत सवाल था वो लेंसन के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर रही थी, पर जल्दी ही उसे एहसास होता है लेंसन उससे सही से फाइट नहीं कर रहा है, वो अपनी फुल पावर दिखा ही नहीं रहा है। तो वो चिढ़ जाती है और फिर अपनी बातों से लेंसन को मैनिपुलेट करने लगती है और पुरानी बातों को दोहरा रही होती है। और लेंसन को कहती है अगर वो उससे फाइट करना ही नहीं चाहते तो अपने घुटने टेक दे और गुस्सू को उसके हवाले कर दे। पर लेंसन ऐसे कैसे, वो अपने राज्य से गद्दारी कर सकता है। वो बेशक सिया को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो उसे जीतने भी नहीं दे सकता वरना उसका राज्य हार जाएगा। वहीं सिया तो लेंसन पर खतरनाक वार किए जा रही थी। उसे तो लेंसन के प्रति कोई लगाव ही नहीं था। लेंसन घायल हो चुका था लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। सिया को पता है जब तक लेंसन को वो जान से ना मार दे तब तक लेंसन पीछे नहीं हटेगा। पर सिया जब लेंसन को मारने के बारे में सोचती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो लेंसन के गर्दन पर तलवार चढ़ा ही नहीं पाती। उसकी फीलिंग जो ट्रिगर हो रही थी वो उसे दबा देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब मिस कर देगी, अपने इतने सालों की मेहनत वो खराब कर देगी अगर वो पीछे हट गई तो। और इसलिए वो लेंसन को मैनिपुलेट कर रही थी और वो अपना अगला दाव खेलती है और बताती है उसने गुस्सू में अपने सिपाही भेजे थे जिन्होंने प्रिंस की गर्दन पर तलवार रख दिया है। अगर लेंसन यहाँ हार नहीं मानता तो प्रिंस की जान चली जाएगी। 100 बात की एक बात है, लेंस हारेंगे ही, चाहे वो अपना राज्य हारे या अपने लोगों के कई सारी जानों को। अगर लेंसन उन जानों को बचाना चाहता है तो यहाँ घुटने टेक दे और उसका साथ दे। अगर लेंसन उसका साथ देता है तो वो इस बात का ध्यान रखेगी लैंड परिवार सुरक्षित है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर तो लेंसन हैरत में आ रहा था। वो इतने कॉन्फिडेंट होकर ये सब कैसे कह सकती है, आखिर ये लड़की कौन सा खेल खेल रही है। लेंसन ये सोच रहा था। उसकी नजर आती है प्रिंस पर जिसे सिया के स्पाई ने किडनैप कर लिया था और उसकी बहुत बुरी हालत थी। इससे तो लेंसन का ध्यान भंग हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर सिया लेंसन की तलवार पर वार करती है और लेंसन की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और सिया लेंसन की गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है। तो यहाँ उसने प्रिंस का इस्तेमाल करते हुए गुस्सू को जीत ही लिया था। उसने अपने स्पाई गुस्सू में पहले ही भेज दिए थे जो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करे। बाजी तो उसके हाथों में पहले ही थी। उसने सारे लेंस को बंदी बना लिया था। इतना ही नहीं, उसने तो वैन क्लैन को धोखा भी दिया था। वो वैन क्लैन लीडर को ही खत्म कर देती है और किसान को अपने अधीन कर लेती है। इतना ही नहीं, बाकी किंगडम को जीतने के लिए वो लेंस का सहारा लेती है ताकि उसकी सैन्य बल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसा करते हुए उसने कई किंगडम जीत लिए थे और एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया था। और इन चीजों में उसका साथ उसकी गुरु माँ देती है। उसके काफी सारे साथी जो काफी स्ट्रॉन्ग थे, उनकी मदद से सिया डायनेस्टी बनाई और वहाँ की एम्प्रेस बनी। एम्प्रेस बनने के बाद उसका दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ गया था और लैंड क्लैन से दूरी भी। वो उनसे कोई खास रिश्ते नहीं रखती थी क्योंकि वो पीछे पलट कर ही नहीं देखना चाहती थी। हाँ, उसकी नाराजगी थी, लेंस ने उसकी मदर के साथ अच्छा नहीं किया, पर इस वजह से लेंस को बर्बाद करने, उससे नफरत करने का उसके मन में कोई विचार नहीं था। बस वो उनसे दूर रहना चाहती थी। बस जिस तरह से वो लेंस को ट्रीट किया करती थी इसलिए सबको यही लगता था कि वो लेंस से नफरत करती है। पुराने डायनेस्टी के लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे लेंस को एम्प्रेस का फेवर नहीं है। लेकिन जब सिया को लेंसन की डेथ के बारे में खबर मिली तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड थी क्योंकि उस जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन की डेथ ऐसे कैसे हो सकती है। और वो बहुत ज्यादा दुखी भी हुई थी और वो जानना चाहती थी आखिर उनकी डेथ कैसे हो गई। तो इसलिए उसने टाइम इन स्पेस पोर्टल की मदद ली और उसी बीच उससे कुछ गलती हो गई जिस वजह से वो उस समय में आ गई जिस समय वो छोटी बच्ची थी। पर इस छोटी सी गलती से वो इतनी ज्यादा खुश हुई थी कि वो बता ही नहीं सकती। काश उसने ये गलती पहले ही कर ली थी तो कितना अच्छा होता। वो वापस से अपनी चाइल्डहुड लाइफ को जी रही थी और इस लाइफ में उसके पेरेंट्स एक हो रहे हैं, उनकी मैरिज होने जा रही है। पर एक सेकेंड, फ्यूचर में अब क्या होने वाला है? मैरिज तो हो रही है, ये तो ठीक है, पर इससे तो फ्यूचर बदल रहा है, तो मेरा भी फ्यूचर बदलेगा। क्या फ्यूचर में मैं एम्प्रेस नहीं बन पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिया चीख पड़ती है। अब उसे इसे चिल्लाते देखकर सरवीन कहती है क्या हो गया, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? इस पर सिया कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊं क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। सरवीन तो परेशान हो जाती है, क्या बोल रही है लड़की। फिर सिया खुद से कहती है चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है,
फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं एम्प्रेस बनूँ या ना बनूँ, मैं अपने पेरेंट्स की प्रिंसेस जरूर हूँ और मैं प्रिंसेस ही रहना चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए तो वो मस्त खुश होकर कूदते हुए आगे बढ़ी होती है और उसे ऐसे देख कर तो सर में इनका क्या होगा, किस तरह की हरकतें करती रहती है, खुद से ही बातें करती है, अजीब है। सिया तो लैंसन को देखने के लिए मैरिज हॉल में आ जाती है और उसकी एंट्री ब्राइड की एंट्री के अनाउंसमेंट के साथ होती है। तो सभी जो वहाँ के गेस्ट थे वो सिया को देखने लगते हैं और सिया रेड ड्रेस में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अब उसे देखकर सब बातें करते हैं, हाँ इतनी छोटी लड़की, क्या यंग मास्टर को छोटी लड़की पसंद है? एक पल के सबके मन में यही विचार चल रहे थे। अब सिया ने तो पीपूसान की तरह रेड ड्रेस पहन रखी थी और अपनी ड्रेस को सामने से उठाकर वो भागते हुए लैंसन के पास आ रही थी। लैंसन तो स्टेज से उतर जाता है और वो सिया को गोद में उठा लेता है और उसे लाड करते हुआ कहता है, तुम अपनी मदर को कहाँ भुलाई हो? जिस पर सिया अपने क्यूट अंदाज के साथ कहती है, वो क्या है ना, मुझे आपको देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, पर मदर है कि टटर की तरह चल रही है, तो मुझे उन्हें छोड़कर आपको देखने के लिए आना पड़ा, वैसे वो आती ही होंगी। लैंसन मेन डोर की तरफ देखने लगता है जब से विंग आ रहा होता है और उसके पीछे उसकी सर्वेंट उसकी अगल बगल उसे संभालने के लिए खड़ी हुई थी। विंग की सिर्फ रेड लिप्स दिख रही होती है और बाकी उसका फेस वेल से ढका हुआ था और वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। लैंसन सिया को नीचे उतार देता है और वो तो विंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसे अपना हाथ देता है। विंग उस हाथ को थामता है और फिर वो दोनों स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लोग बातें कर रहे थे, बहुत जल्दबाजी में मैरिज करवा रहे हैं। अब जिन्हें अंदर की खबर थी वो दूसरों को बता रहे थे कि लैंसन को कोई पसंद आ गया है और वो उसी से मैरिज कर रहे हैं। मैरिज में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे और मैरिज को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरे कुसु में जश्न का माहौल था। लैंसन और वे एक दूसरे के साथ बॉन्स लेते हैं और अपनी मैरिज रिचुअल को कंप्लीट करते हैं। एक दूसरे को कई सारी फॉर्मिंग्स करने के बाद लैंसन विंग की वेल को हटाता है और वो उसके फोरहेड पर किस करते हैं। वो थोड़े समय के लिए पिंक पे रहते हैं और जश्न का आनंद लेते हैं। अब फिर नाइट का सीन देखते हैं। विंग ब्लश करता हुआ लैंसन के पेट पर बैठा हुआ था। लैंसन भी उसके पास आकर उसके बगल में बैठ जाता है। उन दोनों के पेट में बटरफ्लाई उड़ रही होती है। लैंसन थक कफ करता है और फिर कहता है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? ये सुनने के बाद भी हकलाते हुए कहते हैं, मैं क्या कहूँ? लैंसन कहता है, तुम साई क्यों हो रहे हो? मुझसे बातें करो ना। और वैसे भी ये हमारी वेडिंग नाइट जरूर है, पर फर्स्ट नाइट थोड़ी ना। और ऐसा कहकर वो विंग की वेस्ट पर अपने हाथ रखता है और उसे अपने क्लोज करता है। विंग तब सर फील करता हुआ कहता है, मैं तो बस वेट कर रहा था, तुम कब अपना फर्स्ट स्टेप लोगे? पर अब मैं सोच रहा हूँ आज रात मैं तुम्हें गाइड करूँ, ये कैसा रहेगा? ऐसा कहकर वो लैंसन की चेस्ट पर अपने हाथ रखता है और वो लैंसन को बेड की तरफ पुश करता है और उसके ऊपर आकर उसके लिप्स को कैप्चर करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। लैंसन उसके बट को स्किप करता है और फिर उसे फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके नेक को सक करने लगता है। विंग लैंसन के हेयर पिन को उसके बालों से निकाल देता है और उसने उसके हेयर में अपने हाथ डाल रखे थे और वो उसे और अपनी तरफ खींच रहा होता है। लैंसन विंग के पूरे फेस में किस कर रहा होता है, उसके लिप्स को सक कर रहा होता है और उसके कपड़े को हटाते हुए उसके शोल्डर, उसकी नेक को, उसकी बॉडी पर अब किसेस करने लगता है। विभूषण लैंसन की चेस्ट पर अपने हाथ रखता है और उसकी मस्कुलर बॉडी को फील कर रहा होता है। वो अपनी लव मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। उनका रूम मॉर्निंग साउंड और स्लैप की आवाज़ों से भरा पड़ा था। वो अपने इंटीमेट टाइम में एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। वो दोनों ही प्यार में डूबे आसे की तरह एक दूसरे पर ही लगे पड़े थे और मॉर्निंग होने के बाद भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ऐसा उनका कहना था। और ऐसी नाइट उनकी लव मेकिंग चल रही होती है। अब मैरिज के 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया लैंसन के पूरे मैंशन में विंग को खोज रही थी पर उसे विंग मिल ही नहीं रहा था। वो परेशान होकर कहती है, कल रात से मैंने उन्हें देखा नहीं, वो डिनर करने भी नहीं आए थे और पता नहीं अब भी वो कहाँ गए हैं और पापा भी काम से लौटे नहीं हैं। मुझे लगता है मुझे मैन पैलेस जाना होगा। ऐसा कहकर वो मैन पैलेस के लिए निकल रही होती, उसे रास्ते में लैंसन मिल जाता है तो वो लैंसन से पूछने लगती है, आखिर मम्मा कहाँ है? मैंने सुबह से ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे मिल ही नहीं रही है, किसी को नहीं पता है वो कहाँ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कहीं पिछली लाइफ की तरह विंग गायब ना हो जाए।
लैंसन उसे कहता है तुम मेरे साथ चलो, और ऐसा कहकर वो उसे एक ट्री के पास ले आता है। उस ट्री में वाइट फ्लावर खिले हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ आने के बाद लैंसन सिया से कहता है तुम्हें मदर के जाने से पहले उसने मुझसे कहा था अगर तुम उसके बारे में पूछो तो मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँ। अब मुझे जाना होगा और तुम यहीं रहना। ऐसा कहकर लैंसन ट्री की तरफ देखता है और स्माइल के साथ वहाँ से चल जाता है। और सिया वहाँ थोड़ी कंफ्यूज होकर लैंसन के जाते हुए देखती है। फिर वो ट्री की तरफ देखती है और ट्री को टच करती है, और जैसे कि उसकी आदत थी ट्री पर चढ़ने की, वो चल जाती है। और वहाँ बैठे बैठे तो उसकी आंख लग जाती है। सोए हुए उसे एहसास होता है कोई उसके बालों को पर अपने हाथ फैला रहा है, कोई उसे धक्कियाँ दे रहा है। तो वो अपनी आंखें खोलती है और वो उसे लगता है वो विभूषण की गोद में है। विभूषण स्माइल के साथ कहता है हम ड्रीम वर्ल्ड में हैं। मैं तुम्हारी ड्रीम के साथ कनेक्ट होकर तुमसे बातें कर रहा हूँ। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो और ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, वरना ये ड्रीम वर्ल्ड टूट जाएगा। सिया कहती है मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है। विभूषण कहता है मैं वही तो तुम्हें समझाने वाला हूँ। तुम्हें पता है ना मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं एक ट्री स्पिरिट हूँ। और 1000 साल कल्टिवेट करने के बाद मुझे ह्यूमन बॉडी मिली, पर हर 100 साल में मुझे एक बार अपनी ट्री फॉर्म में आना पड़ता है। पर मेरा ट्री फॉर्म ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता और मैं फिर से ह्यूमन सोल बॉडी फॉर्म मुझे मिल जाती है। मैं दूसरे सोल स्पिरिट से थोड़ा सा अलग हूँ। मैंने कुछ गलतियाँ की थी, इसलिए मुझे बार बार हर 100 साल में एक बार अपने असली फॉर्म में आना पड़ता है। टाइम इन स्पेस पोर्टल में छेड़छाड़ करने की वजह से मुझे ये सजा मिली, और मैं जानता हूँ तुमने भी टाइम इस पोर्टल का इस्तेमाल किया है और इस वजह से तो टाइम में पीछे आ चुकी हो। ये सुनकर सिया चौंकी और कहने लगी क्या आपको कैसे पता चला। जिस पर विभूषण कहता है क्योंकि तुम भविष्य को बदलने की कोशिश कर रही थी, तुमने काफ़ी कुछ किया और मैंने भी वो गलती नहीं दोहराई जो मैंने पिछली लाइफ में दोहराई थी। ये सुनकर सिया कहती इसका मतलब आप भी मदर। विंग स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं भी तुम्हारी तरह पीछे आ गया हूँ और मैंने भी तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की। सिया स्माइल करती हुई कहती है सच में ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। पर मॉम एक बात बताओ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। आपको पता है आपके जाने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने आपको देखे बिना कितने साल बिता दिए थे और इस टाइम में फुसर की गलती की वजह से देखो मुझे आपको फिर से देखने का मौका मिला। ऐसी कौन सी वजह से जो आप मुझे छोड़कर चले गए थे। क्या लैंस आपको पसंद किया करते थे। फिर वो सान कहता है नहीं उतना नहीं करते थे, पर हाँ वो मुझे खास पसंद भी नहीं करते थे और मेरी लैंसन के साथ थोड़ी सी अनबन थी, जिस वजह से मैं क्लाउड रेसेस में नहीं रह पा रहा था। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं कुछ समय के लिए क्लाउड रेसेस छोड़ दिया था। पर मैंने नहीं सोचा था क्लाउड रेसेस के बाहर आते ही मेरे ऊपर खतरा आ जाएगा। बेंटेन ने मुझ पर अटैक किया था। बचने के लिए मैं टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर रहा था और मैं सही से यूज़ नहीं कर पाया और टेलीपोर्टेशन पोर्टल में ही फंस गया और वहाँ फंसने की वजह से मैं तुम्हारी दुनिया में कैफी हो गया था। फिर पता नहीं कैसे मैं टाइम में इतने पीछे आ गया। ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहती है हाँ कॉम्प्लिकेट तो लग रही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ें सच में इतनी ईजी थी जैसा आप कह रहे हो कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। विंग अपना सिर हिलाते हुए कहता है कुछ भी गलत नहीं हुआ था और जो होना था सो हो गया, ये तो डेस्टिनी थी। तो तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम अगली बार टाइमिंग फोटो को सही से इस्तेमाल करना, नहीं तो चीज़ें तुम्हारे लिए बुरी हो सकती हैं, भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम खतरे में पड़ो। ये सुनकर सिया कहती है मैं खुद खतरा हूँ, भला कौन है जो मेरे लिए खतरा बनेगा। मुझे भविष्य में लोग डेडली वेपन बुलाने वाले हैं। मैं एक बेहतरीन किलर और एक महान एम्प्रेस बनने वाली हूँ। ये सुनकर विभूषण उसके गाल खींचते हुए कहता है तुम्हारा भविष्य बदल चुका है बेबी, क्या तुम्हें इसका एहसास है। ये सुनकर तो सिया का तो पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है और साय करते हुए कहती है क्या पता क्या होगा भविष्य में, किसे परवाह है, हम तो प्रेजेंट में रहने वाले में से और खुलकर जीते हैं। ऐसा कहकर तो वो अपनी बत्ती से चमका रही थी। विभूषण स्माइल के साथ कहता है वैसे मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रहा था, तुम बड़ी बहन बनने वाली हो, मैं जल्दी तुम्हारे भाइयों को वर्ड देने वाला हूँ। ये सुनकर सी एकदम चौंक जाती क्या, और उनका ड्रीम वर्ल्ड वहीं टूट जाता है और नीचे गिरती है और रियल वर्ल्ड में वो पैर से नीचे गिर चुकी थी। वो दर्द में कराती हुई कहती है आ मम्मा, अगर आपकी हाइट ऊंची होती तो सच में मेरी आज कमर टूटने वाली थी। और फिर वो खुद को संभाल कर लैंसन को ढूंढने के लिए भागती है। लैंसन मैन पैलेस में था और सिया 100 किलोमीटर की दौड़ ऐसे ही पार करके मैन पैलेस आ चुकी थी और वो हाँफते हुए
हॉल में एंटर कर चुके थे। वहाँ सभा लगी हुई थी तो सब उसे घूरने लगते हैं। तब सिया किंग से अपने अचानक ऐसे आ जाने की वजह से माफ़ी मांगने लगती है। ऐसे आ जाना सभा की मर्यादा के विरुद्ध था और सिया को इस बात का अच्छी तरह से पता था, तो वो अपने घुटने पर आ गई थी। अब उसे वहाँ देखकर लैंसन भी सभा में सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। चिबुजुन सिया को माफ़ कर देते हैं और सिडनी के लिए कहते हैं और उससे पूछते हैं ऐसे अचानक आने की वजह क्या है। जिस पर सिया कहती है क्या मुझे सबके सामने ये बात बोल देनी चाहिए? मैं तो पापा को सबसे पहले बताना चाह रही थी। ये सुनकर लैंसन उसके पास आ चुका था और कहता है तुम क्या बताने आई हो? यही कि बेबी आने वाला है और आप फादर बनने वाले हो। और ऐसा कहकर वो लैंसन के लेग को हग कर लेती है और चिल्लाती हुई कहती है कांग्रेचुलेशन डैड। लैंसन तो शॉकिंग रिएक्शन देता है और कहता है क्या कह रही हो तुम, बेबी कैसे आ सकता है? सिया लैंसन के लेग को छोड़ देती है और कहती है मैरिज होने के बाद तो बेबी आता है, ये तो नॉर्मल है, आप इतने इनोसेंट क्यों बन रहे हो? फिर देर से कहती है वैसे क्या आप दोनों ने वो सब नहीं किया था जो इतना शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हो? लैंसन से घूर कर देखते हैं तो सिया पीछे हट जाती है और कहती है अब घुरिए मत ऐसे, मैं तो बस आपको बताने आई हूँ जो मुझे बोला गया है। क्यूट लिटिल बेबी आने वाले हैं। ऐसा कहकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी चिबुजुन लैंसन से कहते हैं वांग जी सोच क्या रहे हो, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लैंसन भी समझ चुका था उसे विंग के पास जाना चाहिए और वो विंग के पास जाने के लिए निकलता है। वहाँ पर तो सबके चेहरे खिल चुके थे गुड न्यूज़ सुनने के बाद। लैंसन जब विंग से मिलने के लिए वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है विंग अपने रूम में ट्विंस बेबी के साथ है। उन ट्विंस बेबी को लैंसन अपने एक हथेली में रख सकता था। इतना छोटे थे पर बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। सिया उन्हें देखते हुए कहती है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं पर ये इतने छोटे क्यों हैं? और ऐसा कहकर वो अपनी एक फिंगर से उसके चिक्स पर टच कर रही थी और वो बेबी रिएक्ट करते हैं। ये देखकर तो सिया बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी। उनकी वॉइस बिल्कुल एक बर्ड की तरह थी, बिल्कुल एक स्वीट से चहकती हुई उनकी वॉइस थी। लैंसन भी उन्हें ऐसे देखकर कहता है विंग क्या ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये इतने छोटे क्यों हैं? ये सुनकर विंग कहता है शट अप लैंसन, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, बस इनका बर्थ ह्यूमन जैसे बर्थ करते हैं ऐसा नहीं हुआ है, समझो इस बात को, ठीक है? और जब सिया भी अपने फ्लावर से बाहर आई थी तो वो भी इतनी छोटी थी पर अब देखो वो कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब तुम दोनों मेरे बच्चों के साथ खेलना बंद करो, उन्हें आराम की ज़रूरत है। सिया तभी कहती है मॉम मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ। इस पर भी वो सान कहता है तो जाकर तुम भी आराम करो। ऐसा कहकर विंग बड़ी सावधानी के साथ लैंसन से अपने बेबी को और उन्हें फ्लावर में रखता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। उनका पेट बहुत ही प्यारा था, छोटू सा फ्लावर का पेट था उनका। लैंसन एक बेबी का नाम सिजवी रखता है और एक का युआन। और अपने बच्चों के साथ तो वो तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। युआन और सिजवी अब 5 साल के हो चुके थे और वो दोनों ही सिया की परछाई थे, हर समय उसे फॉलो किया करते थे। शैतानियाँ करने में वो दोनों ही काफ़ी माहिर थे और जब उनकी बहन उनका साथ दे तो वही पूरे क्लाउड रेसेस को हिला के रख देते थे। और सिया को भी अपने भाइयों के साथ खेलने से फुर्सत ही नहीं थी, वो हर समय उन्हीं के साथ रहती थी और तीनों मिलकर पूरे क्लाउड रेसेस में धमाल करते रहते थे। और सिया का तो ये रोज़ का था बच्चों को बुली करना। वो अपना बोरियत दूर करने के लिए इस तरह की हरकतें किया करती थी और अपने सीने से पंगा लेने से वो पीछे नहीं हटती थी। आज ये तीनों शैतान क्लाउड रेसेस के एंट्रेंस पर खड़े हुए थे और अपने नए टारगेट को खोज रहे थे। क्योंकि सिया अब काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी तो उसे किसी से पंगा लेना था और फाइट करनी थी, तो वो अपने भाइयों के साथ एंट्रेंस में देख रही थी आखिर उसे कौन टक्कर देगा। तो युआन कहता है सिजे आप कब से सबको घूरे जा रही है पर इन्हें देखकर आपका मन नहीं भरा? सिया उसकी तरफ देखती है तो दूसरी तरफ से युआन कहता है सच में सिजे बहुत ज़्यादा देर हो गई, अब तो खुद यहाँ पर बैठी हुई हो और हमें बैठा रखा है। अब अपने भाइयों की बात सुनकर सिया कहती है शिकायत करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ फालतू में नहीं बैठाया है बल्कि कुछ सीखोगे इसलिए बैठाया है। प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ देखो, सब लोग अभी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम उन्हें देखकर कुछ सीखो। युआन यर्निंग करता हुआ कहता है इसके अच्छा मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्लास में बैठा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे सीजे आपको नहीं लगता आपको भी जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए? इस पर सिया कहने लगती है मेरा मन नहीं कर रहा है। तब युआन बोलता है सीजे आपका प्रैक्टिस करने का तो मन नहीं करता, फिर लड़ने का मन कैसे कर जाता है? और आप अभी भी यहाँ यही ताक रहे हो मैं किससे फाइट करूँ? पता नहीं आप फाइट जब भी करते हो जीत कैसे जाते हो। सिया तभी प्राउड से कहती है मैं लैन परिवार की सबसे जीनियस चाइल्ड हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी युआन बोलता है सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट तो प्रिंस गगा है।
सिजवी उसकी बात को करेक्ट करते हुए कहता है, तुमने सही कहा, फर्स्ट ऑफ प्रिंस है। और ऐसा कहकर वो दोनों ही हंस रहे होते हैं और सिया का तो मुंह उतर जाता है। सब उसके फेस से दिख रहा था, इस बात से चिढ़ चुकी है। वो दोनों कहते हैं, आज तो मम्मी प्रिंस काका की मैंसन गई हुई है उनसे मिलने के लिए, चलो हम भी चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सिया कहती है, मेरे लिए तो रुको, और वो भी उनके पीछे चलने लगती है। वो तीनों ही प्रिंस की मैंसन में पहुंच जाते हैं। जब विभू शांतो प्रिंस की मदर के साथ टी पार्टी कर रहा था, वो दोनों हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन दोनों की तो कभी अच्छी दोस्ती से हो गई थी। युआन, सेजी और सिया तीनों सबसे पहले क्वीन को ग्रीट करते हैं और उसके बाद अपने मदर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। युआन तो सीधा विंग की गोद में ही चढ़ जाता है और गीगल कर रहा होता है। तो फिर अनाउंसमेंट होती है, किंग और सेनापति लांगवांग जी यहाँ पधार रहे हैं। उन दोनों की ऐसे अचानक से आने की अनाउंसमेंट सुनकर वह सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ सभी लेडीज अपनी सीट छोड़कर किंग को ग्रीट करने लगते हैं। जिपुसुन कहते हैं, अब सभी की टी पार्टी खराब करने के लिए माफी चाहते हैं, पर मुझे अपनी वाइफ से बातें करनी है। ये सुनकर वो सभी लेडी ग्रीट करके वहाँ से जाने लगे थे और विभूसान भी वहाँ से जाने लगा था। जिपुसुन अपनी वाइफ के पास आते हैं, जिनका तो मुंह बना हुआ था। वो तो उन्हें ग्रीट करने के लिए भी खड़ी नहीं हुई थी। जिपुसुन बोलने से पहले कप करते और कहते हैं, क्या आप इस बात से नाराज है मैंने आपकी टी पार्टी खराब कर दी? क्वीन कुछ कहती नहीं है, बस अपनी ठंडी निगाहें जिपुसुन की तरफ करती है। उनके बीच थोड़ी देर तक साइलेंट रहता है, जब तक क्वीन कहती नहीं है, आपको ये तक भी पता नहीं है मैं किस बात से नाराज हूँ। आप मुझसे जरा से भी प्यार नहीं करते, आपको मेरी कोई कदर भी नहीं है। मैं कुछ सालों के लिए अपने पिता के राज्य में गई, आप तो मुझे पूरी तरह से भूल चुके। मैं तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। लैंसन ने मैरिज कर लिया, उसके बच्चे भी हो गए हैं और हमें खबर तक नहीं मिली, हमें किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। ये सुनकर जिपुसुन तुरंत कहते हैं, माय क्वीन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपको इनविटेशन भेजा था, पता नहीं कैसे लैंसन की मैरिज की बात आप तक पहुँच नहीं पाई। ये सुनकर गुस्से से क्वीन अपना हाथ टेबल पर मारती है और फिर रोने लगती है छोटी बच्ची की तरह और चिल्लाने लगती है, तुम मुझे पूरी तरह से भूल चुके हो, अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत ही कहाँ है। ऐसा कहकर चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ के रो रही होती है। अब उसे ऐसे देखकर जिपुसुन परेशान हो जाते हैं। वो उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ विंग लैंसन से कहता है, क्वीन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो तो उनकी तारीफ किए जा रहा था। वो एक पहली लेडी है जिन्होंने बिना झिझक के साथ उससे बातें की है। आखिर मुझे पहले उनके साथ मिलने का मौका क्यों नहीं मिल पाया? जिस पर लैंसन कहता है, वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर अपने पिता के राज्य में रहती है। वैसे बॉर्डर में अब सब कुछ ठीक है ना? क्या तुम्हें फिर से बॉर्डर पर जाना पड़ेगा? विंग पूछता है। तो लैंसन कहता है, नहीं, अब मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है और अब से मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा। ऐसा कहकर वो विंग के चिक्स में किस करते हैं। विंग के चिक्स तो रेड हो जाते हैं और लैंसन फिर सेजवी को उठाता है और उसे टिकलिंग करने लगता है। सेजवी हंसता है। लैंसन उसे अपने कंधे में बैठा लेता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। विंग इस पर कहता है, तो फिर चलो जल्दी, मैं तुम्हारे लिए आज स्पेशली अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। वहीं युआन तो लैंसन के कंधों पर बैठने के लिए जिद करने लगा था। उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और सिया उन्हें ऐसे देखकर मन में कहती है, मैंने एक ऐसी लाइफ बिताई थी जहाँ मेरी कोई फैमिली नहीं थी, पर हाँ मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरी बहुत केयर की है। मैं एहसानमंद हूँ, उनकी फैमिली ना होते हुए उन्होंने मुझे एक फैमिली का प्यार भी दिया। मैं इस लाइफ में उन्हें भी अपनी इस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। सच में फैमिली का होना एक सुकून की बात है, जहाँ हम झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो खुद में घूम थी, तभी विभूषण उसे आवाज़ लगाता है, कहाँ पीछे चल रही हो, जल्दी आओ इधर। ये सुनकर सिया उनके पास आ जाती है। लैंसन उसके बालों पर अपना हाथ फेरता है। सिया स्माइल करती है और इसी के साथ इस फैन सेक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।